अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ उमैमा शकूर फ्रॉम द लिंक यूनिवर्सिटी। तो हमने वेव्स एंड ऑसिलेशन का कोर्स स्टार्ट किया हुआ है। कोर्स कोड हमारे पास 104 है इसका। तो ये जो कोर्स है हमारे पास वेव्स एंड ऑसिलेशन, इसके हम अब तक 6 लेक्चर ले चुके हैं। आज हमारा 7th लेक्चर है। हमने जो लास्ट टॉपिक स्टार्ट किया था वो हमारा कंप्लीट नहीं हुआ था क्योंकि उसकी जो कैलकुलेशन थी वो लेंथी थी हमारे पास। तो आज भी हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और आज हम उसी टॉपिक का पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। हमने अब तक जो डिस्कस किया है उसे हम एक बार देख लेते हैं और लास्ट लेक्चर में हमने जो टॉपिक कवर किए थे उनकी भी रिवीजन कर लेते हैं। उसके बाद हम अपने आज के लेक्चर की तरफ आएंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है हार्मोनिक ऑसिलेशन का, इसी को कंटिन्यू किया था हमने। आज भी हम इसी को ही कंटिन्यू करेंगे, चैप्टर नंबर 1 को। जो हमारा पिछला टॉपिक है उसका जो रिमेनिंग पार्ट है उसे कवर अप करेंगे हम आज। तो हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था वो था फिजिकल पेंडुलम का। फिजिकल पेंडुलम में मैंने आपको बताया था कि कोई भी रिजिड बॉडी होती है जो वर्टिकल प्लेन में हॉरिजॉन्टली ऑसिलेट कर रही हो, उसे हम कहते हैं फिजिकल पेंडुलम। फिर फिजिकल पेंडुलम में हमने कोई भी एक रिजिड बॉडी ली थी, फिर हमने उसे एक फिक्स पॉइंट पर रखा था और उसके ऊपर कोई भी एक पॉइंट ले लिया था जिसका जो वेट था वो डाउनवर्ड था। फिर हमने उसे दो कंपोनेंट्स में डिवाइड किया था, वहां से हमने टॉर्क की वैल्यू फाइंड आउट की थी। तो हमने टॉर्क तक की कैलकुलेशंस या अपने इस टॉपिक के पहले लेक्चर में कैलकुलेट कर ली थी। फिर हमने जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें हमने ये देखा था कि हम उसी फिजिकल पेंडुलम की जो हम डिफरेंट वैल्यूज कैलकुलेट करते होते हैं कि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, तो हमने वो कैसे कैलकुलेट करनी है। तो हमने लास्ट लेक्चर में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट किया था। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हमने कहा था कि हम रिप्रेजेंट करेंगे थीटा के साइन से। तो हमने थीटा की वैल्यू को कैलकुलेट किया था लास्ट लेक्चर में। और मैंने कहा था कि अगर, क्योंकि जैसे हम डेफिनेशन करते आए हैं कि डिस्प्लेसमेंट से हम वेलोसिटी की डेफिनेशन करते हैं और इस तरीके से एक्सेलरेशन जो है वो भी वेलोसिटी से हम कर सकते हैं। तो हमें पता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो हमें प्रोवाइड करता है वेलोसिटी, और इसी तरह जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है वो हमें प्रोवाइड करता है एक्सेलरेशन। डिस्प्लेसमेंट का फर्स्ट डेरिवेटिव हमें वेलोसिटी देगा, वेलोसिटी का फर्स्ट डेरिवेटिव हमें एक्सेलरेशन देगा। और अगर हम डिस्प्लेसमेंट का 2 बार डेरिवेटिव कर लें तो हमें डायरेक्ट एक्सेलरेशन मिल जाएगा। ये हम बहुत सारी अपनी कैलकुलेशन में यूज कर चुके हैं। तो डिस्प्लेसमेंट को हमने रिप्रेजेंट किया था थीटा से, और थीटा से ही हमने फाइंड आउट की थी जब हम इसका डेरिवेटिव ले रहे थे डी थीटा डिवाइडेड बाय डी टी। तो हमें क्या मिल गया, डिस्प्लेसमेंट हमने फाइंड आउट कर लिया। अगर डिस्प्लेसमेंट का ही हमने डेरिवेटिव ले लिया तो हमें मिल गई वेलोसिटी, और वेलोसिटी को हमने ओमेगा से रिप्रेजेंट किया है अपनी इस जो हमारे पास रोटेशनल मोशन है इसमें। और फिर हमने फाइंड आउट किया था एंगुलर एक्सेलरेशन। मतलब अगर आपको मिल गया है ये वाला एंगुलर वेलोसिटी मिल गई है तो आप एंगुलर वेलोसिटी का डेरिवेटिव ले लें। एंगुलर वेलोसिटी का जो डेरिवेटिव है डी ओमेगा बाय डी टी आपको प्रोवाइड करेगा एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। तो हमने एंगुलर एक्सेलरेशन तक कैलकुलेशन कर ली थी अपनी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर लिया, टॉर्क फाइंड आउट कर लिया, एंगुलर वेलोसिटी फाइंड आउट कर ली और एंगुलर एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लिया। बाकी जो रिमेनिंग फैक्टर्स हैं इसी टॉपिक में हमारे फिजिकल पेंडुलम में, इसे आज हम कैलकुलेट करेंगे। रिमेनिंग हमारे पास क्या क्या है, तो आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम फिजिकल पेंडुलम को ही कंटिन्यू करेंगे, लेकिन फिजिकल पेंडुलम के जो फैक्टर रह गए थे हमारे पास उन्हें हम कैलकुलेट करेंगे। टाइम पीरियड हमारा रहता था, फ्रीक्वेंसी रहती थी और रोटेशनल इनर्शिया मैंने कहा था, हम ये तीनों फैक्टर कैलकुलेट करेंगे। तो अपनी कैलकुलेशन को स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेशन को स्टार्ट करने से पहले हम रिकॉल कर लेते हैं कि टाइम पीरियड हमारे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है और रोटेशनल इनर्शिया क्या है हमारे पास। रोटेशनल इनर्शिया का तो मैंने आपको दूसरा नाम भी बताया था कि इसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। सम बुक्स में इसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिप्रेजेंट किया हुआ है। टाइम पीरियड हमारे पास क्या होता है, टाइम पीरियड को हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं और हम क्या कहते हैं कि एक जो कंप्लीट ऑसिलेशन है, मतलब जहां से हमारी ऑसिलेशन स्टार्ट हुई है वहीं पर आ जाए, अगर वो बॉडी वापस उसी पॉइंट पर आ जाए तो उसे हम कहते हैं टाइम पीरियड। मतलब अगर यहाँ पर लेट्स सपोज ये सिंपल पेंडुलम है, ये अपनी मेन पोजीशन से हमने इसको डिस्प्लेस कर दिया इस तरफ, यहाँ से ये वापस जाएगा और यहाँ से अगर ये यहाँ तक वापस आ गए तो ये इसको हम कहेंगे टाइम पीरियड।
टाइम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज नोन एज द टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड का हमने फॉर्मूला देखा था कि रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है, फ्रीक्वेंसी रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड होती है। और इसी तरह टाइम पीरियड का हमने एक और फॉर्मूला भी देखा था कि टाइम पीरियड जो है हमारे पास वो होता है 2π/ओमेगा के इक्वल, ये भी हमने पढ़ा था। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी को डिस्कस कर लेते हैं। फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या होती है कि बेसिकली आपके जो एक पॉइंट है, लेट्स सपोज ये कोई एक पॉइंट है, इस पॉइंट में से एक सेकंड में कितनी वेव्स गुजर रही हैं, इसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। मतलब आप कह सकते हैं इसमें फिजिकल पेंडुलम में नंबर ऑफ दी ऑसिलेशंस पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकंड। 1 सेकंड में जितनी ऑसिलेशंस हमें मिलती हैं किसी एक फिक्स पॉइंट पर, उसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल f से, और इसका यूनिट हर्ट्ज होता है हमारे पास। टाइम पीरियड का यूनिट हमारे पास टाइम की तरह ही होता है, सेकंड होता है हमारे पास। फ्रीक्वेंसी भी हमारे पास रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड होती है, सेम उसी तरीके से जैसे टाइम पीरियड रेसिप्रोकल है फ्रीक्वेंसी का। तो चलिए अपनी कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। ये हमने बेसिक जो इनके कॉन्सेप्ट्स है वो तो रिवाइज कर लिए। उसी तरीके से जैसे हमने लास्ट में देखा था कि हमने जो अपना लास्ट लेक्चर था वो एंड अप किया था इक्वेशन 51 के ऊपर। और हमें पता था कि जो इक्वेशन 51 है वो हमें एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रही है, और जो 50 है वो एंगुलर वेलोसिटी प्रोवाइड कर रही है। सेम उसी तरीके से जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि जो एंगुलर वेलोसिटी होगी हमारे पास वो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है। मतलब डिस्प्लेसमेंट हमने पहले फाइंड आउट कर लिया था इसी से 49 इक्वेशन में। और डिस्प्लेसमेंट से हमने क्या किया था, फिर हमने डिस्प्लेसमेंट का टाइम डेरिवेटिव लेते हुए ये वाली इक्वेशन 50 फाइंड आउट की थी, जिसको हमने कहा कि ये एंगुलर वेलोसिटी प्रोवाइड कर रही है हमें। और इसी तरीके से हमने जब इस इक्वेशन 50 का डेरिवेटिव लिया था तो हमें मिल गई थी इक्वेशन 51। मतलब टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हमें क्या प्रोवाइड कर रही है, एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रही है। और इस केस में हम एंगुलर एक्सेलरेशन को डिस्कस कर रहे हैं, तो हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन की इक्वेशन आ गई थी 51। ये तो हमने पिछला लेक्चर जो था जहां एंड अप किया था वहां तक हमने डिस्कस कर लिया। अब इससे नेक्स्ट मूव करते हैं। तो हमने क्या करना है, आज हमने टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है। टाइम पीरियड होता क्या है, बेसिकली ये मैंने आपको बता दिया है कि जो टाइम पीरियड है हमारे पास वो टाइम है जिसमें एक ऑसिलेशन कोई भी बॉडी कवर अप करती है, उसे हम कहते हैं टाइम पीरियड। कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिट सेम होता है जैसे टाइम का होता है सेकंड। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला हम करते हैं रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी, क्योंकि अभी हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट नहीं की, फ्रीक्वेंसी अभी हमने नेक्स्ट में फाइंड आउट करनी है। तो मैं यहाँ पर बजाय इसके कि ये वाला फॉर्मूला यूज करूँ, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1/f, तो मुझे फ्रीक्वेंसी अगर पता होगी तभी मैं टाइम पीरियड फाइंड आउट कर सकती हूँ, लेकिन मुझे तो यहाँ फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट नहीं है। तो मुझे क्या क्या चीजें यहाँ पर मिली हुई है, एक तो डिस्प्लेसमेंट मिला हुआ है, एंगुलर वेलोसिटी मिली हुई है, और एंगुलर एक्सेलरेशन मिला हुआ है। तो इसका मतलब है मुझे कोई वो वाला फॉर्मूला चूज करना चाहिए जो इन तीनों में से किसी एक की वैल्यू को अगर हम पुट करें तो मुझे टाइम पीरियड मिल जाए। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला एक और भी आपको पता है कि टाइम पीरियड हमारे पास 2π/ओमेगा के इक्वल होता है। तो ओमेगा की वैल्यू हमारे पास बहुत सारी कैलकुलेशन में हम पुट करते आए हैं अप्रोक्सीमेशन। जैसे इक्वेशन 50 में देखें, ये मैंने ओमेगा पुट किया था। ओमेगा बेसिकली किसके इक्वल था, ये मैंने 53 में अगेन यहाँ पर पुट किया है कि जो ओमेगा है वो हमारे पास इक्वल था mgl डिवाइडेड बाय आई स्क्वायर रूट के इक्वल था। तो अब मैं क्या करूंगी कि मुझे पता है कि जब मेरे पास ओमेगा की वैल्यू है mgl डिवाइडेड बाय आई के इक्वल, तो मैं इसी इक्वेशन 53 को पुट कर देती हूँ 52 के अंदर, क्योंकि 52 में हमारे पास ऑलरेडी ये वैल्यू है 2π। तो आपको पता है हमारे पास वेक्टर जो है वो कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू हमारे पास 3.14 होती है। तो इसके ऊपर तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, ये 2π एज इट इज रहेगा। तो बेसिकली जो हमारे पास वैल्यू थी, ये ओमेगा की वैल्यू अगर हम पुट कर दें तो मुझे टाइम पीरियड की वैल्यू मिल जाएगी। और ओमेगा की वैल्यू ये मैंने लिख दी है, इसे हम 53 को पुट कर देते हैं 52 के अंदर। जब मैंने इस इक्वेशन को पुट कर दिया तो यहाँ पर देखें इस इक्वेशन में जस्ट ये मैंने ओमेगा की वैल्यू को पुट कर दिया, और कुछ भी नहीं करना, सिंपली कोई चेंजिंग वगैरह नहीं करनी है, हमने जस्ट ओमेगा की वैल्यू को पुट कर देना है। जब हम इसे मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, मतलब रीअरेंज करने की कोशिश करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा कि 2π तो आपका एज इट इज मिल गया। ये वाला जो फैक्टर है ये जब ऊपर जाएगा
तो ये वाली टर्म को रिवर्स कर देगा, मतलब आई ऊपर चला जाएगा और mgl नीचे आ जाएगा स्क्वायर रूट में। आई हमारे पास यहाँ पर क्या था, इनर्शिया था, जिसे हमने कहा कि रोटेशनल इनर्शिया है हमारे पास। m जो है मास है बॉडी का, g आपको पता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, l जो है हमारे पास लेंथ है। तो अब यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, इस इक्वेशन 55 से हम क्या रिजल्ट्स निकाल सकते हैं कि टाइम पीरियड तो हमने फाइंड आउट कर लिया, इक्वेशन 55 में हमें टाइम पीरियड मिल गया। ये जो टाइम पीरियड है ये अफेक्ट होगा किन किन चीजों से, दो चीजों से अफेक्ट होगा। आपको पता है मास फिक्स रहेगा, जी भी आपके पास कांस्टेंट है, तो ये दोनों तो फिक्स रहेंगे। बाकी रह गई कौन कौन सी चीजें, एक आई की वैल्यू रह गई, दूसरा रह गई एल की वैल्यू जो स्क्वायर रूट में है। और टाइम पीरियड के साथ इन दोनों का कैसा रिलेशन है, आई का डायरेक्ट रिलेशन है और लेंथ का इनवर्स रिलेशन है। तो इसका मतलब है कि टाइम पीरियड हम फाइंड आउट करें इन टर्म्स ऑफ रोटेशनल इनर्शिया, तो ये डिपेंड करता है इनर्शिया के ऊपर और लेंथ के ऊपर। मतलब टाइम पीरियड को दो चीजें अफेक्ट करेंगी इन केस ऑफ फिजिकल पेंडुलम, ये स्पेसिफिकली फिजिकल पेंडुलम का केस है। तो फिजिकल पेंडुलम, अगर मैं सिंपल पेंडुलम में जाऊं तो सिंपल पेंडुलम में क्या होगा, ये लेंथ का डायरेक्ट रिलेशन होगा टाइम पीरियड के साथ। तो इसीलिए मैं यहाँ पर मेंशन कर रही हूँ कि ये स्पेसिफिकली हमारे पास जो टाइम पीरियड आया है ये किसके लिए आया है, फिजिकल पेंडुलम का टाइम पीरियड है, जो ये शो कर रहा है कि टाइम पीरियड अफेक्ट होगा दो चीजों से, एक रोटेशनल इनर्शिया से अफेक्ट होगा, दूसरा किससे होगा, लेंथ से अफेक्ट होगा। तो यहाँ तक आपको समझ आ गई। अब हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की। टाइम पीरियड तो हमने फाइंड आउट कर लिया, सेकेंड हमने क्या फाइंड आउट करना था, हमने फाइंड आउट करनी थी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी आपको पता है क्या होती है, फ्रीक्वेंसी हमारे पास कि एक फिक्स पॉइंट में से जितनी ऑसिलेशन हमें मिल रही हैं 1 सेकेंड में, उसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ द वेव पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड, तो उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। यूनिट भी आपको पता है हर्ट्ज है। तो अब पीछे हमने कहा था कि जो टाइम पीरियड होता है वो रेसिप्रोकल होता है फ्रीक्वेंसी का। इसका क्या मतलब हुआ कि जो फ्रीक्वेंसी है उससे भी रेसिप्रोकल होना चाहिए टाइम पीरियड का। तो अब मैं जो फ्रीक्वेंसी है, बजाय इसके कि मैं किसी और फार्मूले से ड्राइव करूं, टाइम पीरियड तो मैंने अभी फाइंड आउट किया है, तो मैं यही सिंपल जो हमारे पास फार्मूला है ये वाला, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t वाला, तो मैं यही फार्मूला पुट कर देती हूँ और अपनी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेती हूँ, क्योंकि टाइम पीरियड हमारे पास है ऑलरेडी और कोई फैक्टर यहाँ पर अननोन नहीं है। तो हम ये वाली इक्वेशन जो मैंने लिखी हुई है इक्वेशन 56, इसे यूज करते हैं। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t आ जाएगा, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पर ये जो हमने इक्वेशन 55 फाइंड आउट की थी, ये वाली वैल्यू फाइंड आउट की है, इस 55 को पुट कर देते हैं हम इस टाइम पीरियड के अंदर। मतलब इक्वेशन 55 को पुट कर दें इक्वेशन 56 के अंदर, आपको मिल जाएगी इक्वेशन 57। इक्वेशन 57 में हमें क्या मिला, यहाँ तक हमने देख लिया, 56 हमने देख ली थी इक्वेशन। तो हमने जब वैल्यू पुट की 55 की वैल्यू इसमें पुट की तो हमें मिली इक्वेशन 57। 57 में हमने क्या किया कि 1 डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड था, ये देखें डिवीजन में टाइम पीरियड की वैल्यू आ गई हमारे पास 2 पाई अंडर रूट आई डिवाइडेड बाय mgl। और अब अगर मैं इसे मजीद सिंप्लीफाई करूं तो सिंप्लीफाई कैसे हो जाएगा, हमारे पास इक्वेशन 57 है तो 1/2 पाई इसको मैं ले जाती हूँ साइड पर, और अंदर मेरे पास क्या आ जाएगा, ये डिनोमिनेटर में है, ये जो इतना फैक्टर है मेरे पास, ये वाला फैक्टर ये डिनोमिनेटर में है। तो ये जब ऊपर जाएगा तो अगेन mgl का फैक्टर रिवर्स और i का फैक्टर दोनों रिवर्स हो जाएंगे। तो mgl ऊपर चला गया और i का फैक्टर डिनोमिनेटर में आ गया। मतलब ये इक्वेशन 57 थी 58 में सिंप्लीफाई कर ली हमने। कैसे सिंप्लीफाई की, हमारे पास इक्वेशन आ गई थी 57, उसमें से 1/2 पाई जो था वो हमने सिंपली अलग कर लिया और बाकी जो टर्म है इसे ये डिवीजन में थी, डिनोमिनेटर में थी। जब मैं इसे ऊपर लेके गई हूँ तो हमारे पास ये जो फैक्टर है ये इस तरह चेंज हो गया, mgl डिवाइडेड बाय i के इक्वल हो गया। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं कि जो फ्रीक्वेंसी है, क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं इस इक्वेशन 58 से कि जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज होगी दो फैक्टर से। कौन कौन से, एक L है दूसरा I है, लेकिन इसमें क्या है कि L का डायरेक्ट रिलेशन है इस L का, और I का जो रोटेशनल इनर्शिया है बेसिकली मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो उसका जो है वो इनवर्स रिलेशन है फ्रीक्वेंसी के साथ। टाइम पीरियड में उलट था हमारे पास।
तो ये बात याद रखनी है। ये फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला है, टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से। अक्सर न्यूमेरिकल जो आते हैं उनमें ये फॉर्मूलाज यूज होते हैं। तो हमने अब टाइम पीरियड भी फाइंड आउट कर लिया, फ्रीक्वेंसी भी फाइंड आउट कर ली। अब हम फाइंड आउट करते हैं अपना थर्ड फैक्टर जो था हमारे पास, जो हमने स्टार्ट में कहा था कि हमने रोटेशनल इनर्शिया भी फाइंड आउट करना है। तो अब हम रोटेशनल इनर्शिया को फाइंड आउट करते हैं। रोटेशनल इनर्शिया में को फाइंड आउट करने के लिए मैंने जो इक्वेशन ली है वो मैंने इक्वेशन 55 ली है। 55 में हमने देखा था कि हमें टाइम पीरियड की वैल्यू मिल रही थी 2 पाई अंडर रूट आई बाय mgl, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ये जो आई का फैक्टर है ये बेसिकली क्या है हमारे पास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया या रोटेशनल इनर्शिया है हमारे पास। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं इस इक्वेशन 55 को यूज करूं और उसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दूं, जैसे मैंने स्क्वायर करके इस तरीके से सिंप्लीफाई किया हुआ है, तो इसे अगर हम स्क्वायर करके किसी भी तरीके से सिंप्लीफाई कर सकें, तो ये जो रोटेशनल इनर्शिया की वैल्यू है जो इस फॉर्मूले में आई मेंशन है इक्वेशन 55 में, इसे हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। और यही हमारा यहाँ पर फैक्टर है कि हमने रोटेशनल इनर्शिया कैलकुलेट करना है। तो चलिए इसी इक्वेशन को यूज करते हैं और इसे सिंप्लीफाई करके रोटेशनल इनर्शिया की वैल्यू भी फिजिकल पेंडुलम के लिए फाइंड आउट कर लेते हैं। तो मैंने क्या किया कि ये वाली जो इक्वेशन थी मेरे पास, इसका मैंने स्केयर ले लिया दोनों साइड्स पर। ये देखिए यहाँ पर भी स्केयर आ गया और यहाँ पर भी स्केयर आ गया। जब मैंने 59 का स्केयर लिया तो आपको पता है कि यहाँ पर हमारा स्केयर हो जाएगा 2 का पाई का स्केयर आपको क्या देगा 4 और पाई स्केयर आ जाएगा। देखिए मैंने स्केयर लिखा हुआ है ऊपर। और जो स्क्वायर रूट वाला फैक्टर है ये 2 तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर हम नहीं लेंगे, जस्ट स्क्वायर रूट को कैंसिल आउट करेंगे। तो हमारे पास फैक्टर बच जाएगा आई डिवाइडेड बाय mgl। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई टी स्क्वायर की। हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था ये वाली वैल्यू, रोटेशनल इनर्शिया की वैल्यू। तो मैंने क्या किया कि ये जो mgl था इसे मल्टीप्लाई कर दिया इधर भी और mgl को मल्टीप्लाई कर दिया इस तरफ भी, दोनों साइड्स पर। तो ये देखें mgl इधर मल्टीप्लाई हो रहा है और इधर से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली ये फैक्टर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बाकी यहाँ पर राइट हैंड साइड पर क्या बच जाएगा आपके पास, 4 पाई स्क्वायर और आई इंटू आई, जस्ट ये वाली टर्म बच जाएगी। मजीद इसे सिंप्लीफाई करते हैं, इक्वेशन 61 आ गई है हमारे पास। तो 61 के बाद हमने इसे क्या किया, हमने फाइंड आउट करनी थी ये वाली वैल्यू, तो 4 पाई स्क्वायर पे हमने डिवाइड कर दिया। तो 4 पाई स्क्वायर पर डिवीजन होगी जब, तो 4 पाई स्क्वायर खत्म हो जाएगा और राइट हैंड साइड पे जस्ट आपके पास रोटेशनल इनर्शिया बच जाएगा। और इसी तरीके से अगर आपने इसे राइट हैंड साइड पे डिवाइड किया है तो आप इसे डिवाइड करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पर भी। तो यहाँ भी मैंने 4 पाई स्क्वायर पे डिवाइड कर दिया, तो आपके पास फैक्टर आ गया ये वाला टी स्क्वायर mgl डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर। ये आपको क्या वैल्यू दे रहा है, ये आपको रोटेशनल इनर्शिया की वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है जो हमने कैलकुलेट करनी थी। अब यहाँ पर हमारे पास हमने जो आज के टॉपिक में चीजें कैलकुलेट की हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है फिजिकल पेंडुलम का, वो कंप्लीट हो गया है। तो हमने क्या क्या चीजें इसमें कैलकुलेट की हैं, पहले हमने टाइम पीरियड कैलकुलेट किया, फिर हमने फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट की और फिर हमने रोटेशनल इनर्शिया कैलकुलेट किया आज के लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो इसी से रिलेटेड ही होगा, लेकिन वो जो है मोस्टली एमसीक्यूज सॉरी शॉर्ट क्वेश्चन में आता होता है वो वाला टॉपिक के बताएं कि जो फिजिकल पेंडुलम है उसे हम कैसे कन्वर्ट करते हैं सिंपल पेंडुलम में और सिंपल को कैसे फिजिकल पेंडुलम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फिजिकल पेंडुलम का टॉपिक आज हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट में हम इसकी कन्वर्जन देखेंगे। आज के टॉपिक में कोई भी ऐसा पॉइंट हो जो आपको समझ ना आया हो तो काइंडली मुझसे लाजमी डिस्कस कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।